हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं राजीव अवस्थी। हमारे यूट्यूब चैनल में एक लर्निंग और पैशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम आपके लिए हमारे भारत के इतिहास को जानो एक सीरीज लेकर के आए हैं। इस सीरीज में हम आपको 6, 7 और 8 क्लास की हिस्ट्री बुक से लेकर के आपको एकेडमिक परीक्षाओं में काम आने वाले पॉइंट्स यानी कि आपको बेसिक नॉलेज इतिहास की आपको आधारभूत जानकारी दी जा रही है, जो कि आपके बहुत ही काम आने वाली है। इसमें बच्चों को इतिहास पढ़ने और इतिहास का मतलब समझने के साथ साथ जो व्यक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश एवं पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। तो इसी सीरीज में हम आपको मुगल काल के अंत तक हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में औरंगजेब काल हमने क्रमशः प्रागैतिहासिक काल से लेकर के आधुनिक मुगल काल तक हम आप ले आए हैं। अब हम आपको आधुनिक इतिहास की तरफ लेके चले हैं। तो फिलहाल मुगल कालीन समाज एवं संस्कृति, क्योंकि मुगल शासकों के बारे में मैंने आपको बता दिया था। औरंगजेब ही अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक था। चूंकि मुगलों का शासन तो 1857 की क्रांति तक चला है और आपको बताया गया था कि जो बहादुर शाह जफर था वह अंतिम मुगल शासक था। तो औरंगजेब के बाद के जो शासक थे वो उतने शक्तिशाली नहीं थे। ये पहले मैं भी आपको कई बार बता चुका हूँ। तो अब हम इस पाठ में आपको मुगल कालीन समाज एवं संस्कृति, मुगलों का भारत के समाज एवं संस्कृति पर क्या असर पड़ा, निर्माण कला, चित्रकला, स्थापत्य कला, शासन, तो इन सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा। अब हम आपके लिए इसके बाद एक और नई सीरीज विज्ञान की सीरीज लेके आ रहे हैं। ये भी आपके लिए एकेडमिक और साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। धन्यवाद। तो बने रहिए हमारे साथ। ये है पाठ 14 मुगल कालीन समाज एवं संस्कृति। तो देखिए, मुगलों के शासनकाल में देश में सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। भारत के विभिन्न भागों तथा अलग अलग धर्मों और नस्लों के लोगों ने अनेक प्रकार से सांस्कृतिक विकास में योगदान दिया, जिससे एक नई संस्कृति का विकास हुआ, जिसको हम मिली जुली या मिश्रित संस्कृति कहते हैं। देखिए, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति सबसे पहले क्या था। भारत में मुगलों के आगमन से सामाजिक जीवन पद्धति में बदलाव आया। आपको पता होना चाहिए 1526 से लेकर 1857 तक कितने 200 से अधिक वर्षों तक मुगलों का शासन रहा। तो आपको पता है, सामान्य सी बात है कि परिवर्तन तो आएगा ही। जाति व्यवस्था के अंदर ही नई जातियों और उपजातियों का उदय हुआ। मुगल काल में सम्राट और उसका परिवार सर्वोपरि था। उसके उपरांत दूसरे वर्ग में उलेमा, पवित्र धार्मिक व्यक्ति बोलते हैं जिनको, वैसे हमारे पुजारी बोलते हैं, उनको उलेमा बोला जाता है। उलेमा, सैयद, शेख आदि थे दूसरे वर्ग में। द्वितीय वर्ग में ही मुस्लिम अमीर, अधीनस्थ राज्यों के शासक, जमींदार और जागीरदार होते थे। मध्यम वर्ग में, ये तीसरा वर्ग है। मध्यम वर्ग में अध्यापक, हकीम, ज्योतिषी, कवि, व्यवसायी, कोतवाल, चौकीदार, काजी, चौधरी आदि थे। तत्पश्चात जो चौथा जो वर्ग था, अंतिम वर्ग, भूमिहीन, कृषक, श्रमिक, दरिद्र, निसहाय और दास इसकी श्रेणी में आते थे। हिंदू समाज जातियों और उपजातियों में विभाजित था। देखिए, 4 वर्ग आपके हो गए। एक तो राज परिवार वाला, दूसरा आपका उनसे नीचे जो आते थे, और तीसरा मध्यम वाला, और चौथा भूमिहीन, कृषक वगैरह इसमें आते थे। समाज में ब्राह्मणों का स्थान प्रमुख था। मुगल शासन में इस वर्ग के लोगों को अनुदान, उपहार और राजाश्रय प्राप्त होता था। तत्पश्चात क्षत्रियों का वर्ग था। उनको प्रशासन और सेना में महत्वपूर्ण पदों पर योग्यता के अनुसार स्थान मिला। तृतीय वर्ग में वैश्य थे। व्यापारिक समुदाय में ही उनकी महत्वपूर्ण स्थिति थी। समाज के निम्न स्तर के लोग चौथे वर्ग में थे। इसमें पेशेवर समूह भी सम्मिलित थे। मुगलों के आगमन से पर्दा प्रथा अधिक व्यापक हुई। स्त्रियां पुनर्विवाह या पिता की संपत्ति में हिस्से का दावा नहीं कर सकती थी। पुनर्विवाह को तो बल नहीं मिला, लेकिन पर्दा प्रथा जरूर बढ़ी यहाँ पे। मुगल काल में जहाँ शासक वर्ग शानो शौकत के साथ जीवन व्यतीत करते थे, वहीं दूसरी ओर किसान, दस्तकार, श्रमिक अत्यंत गरीबी में अपना जीवन यापन करते थे। मुगल काल की संपन्नता का आधार किसानों एवं श्रमिकों की मेहनत थी, लेकिन विचारों की स्थिति दयनीय थी और इन्हीं के घर पे ही दरिद्रता बसती थी। मुगल काल सांस्कृतिक समन्वय, मुगल शासन के अधीन भारत में स्थापित चित्रकारी, साहित्य एवं संगीत का विकास हुआ। पता होगा आपको, क्या बोलते हैं, औरंगजेब ने संगीत पर और ये
राजाओं में राजशाह में प्रतिबंध लगा दिया संगीत का, लेकिन वो खुद बहुत बड़ा संगीत था, लेकिन उसका आयोजन जो था वह विशेष अवसरों पर उनका आयोजन करता था। इस दृष्टि से मुगल काल को गुप्त काल के बाद उत्तर भारत का दूसरा स्वर्णकाल कहा जा सकता है। मुगल काल अपने साथ तुर्क ईरानी संस्कृति लाए थे, जिसका भारतीय परंपराओं के साथ मिश्रण हुआ। जैसे आप सभी जानते हैं फारसी ईरान की जो भाषा थी, हमारी भाषा में भी इसके शब्द बहुत से पाए जाते हैं। खान पान, रहन सहन, इन सभी में आपको इनका प्रभाव दिखाई देता है। अब आती है बात स्थापित कला की। देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यह चित्र आगरे का किला है। देखिए आगरे का किला किसने बनवाया था, आपको पता होना चाहिए। आगरे का किला, देखिए आगरा में ताजमहल बनाया था अकबर ने, लेकिन आगरे का किला जो है शाहजहां ने बनवाया था। देखिए क्या है, मुगलों ने भव्य किलों, आकर्षक राजमहलों, दरवाजों, इमारतों, मस्जिदों, बावलियों आदि का निर्माण करवाया। मुगल शहंशाहों ने कई किले बनवाए, जिसमें मुगल तथा भारतीय शैलियों का मिश्रण दिखाई देता है। इन किलों में अधिकतर लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग हुआ है। देखिए जो आगरा में है वो लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग हुआ है, और दिल्ली में उसका संगमरमर का। महलों में स्थानीय गुजराती और बंगाली तथा फारसी शिल्पकला का मिश्रण देखने को मिलता है। उदाहरण में आप देख रहे हैं, ये जोधाबाई का जो महल है, इसका जो छज्जा ये बना हुआ है, ये गुजरात शैली का माना जाता है। अगर देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है शाहजहां द्वारा बंगला शैली में निर्मित आगरे के किले का एक छज्जा। ये छतरी देख रहे हैं आप, इस शाहजहां के द्वारा आगरे के किले में बंगला शैली में बनाई गई है। इसमें छज्जों और सुंदर छतरियों का इस्तेमाल किया गया है। इनकी दीवारों और छतों की सजावट में फारसी या मध्य एशियाई प्रभाव देखा जा सकता है, क्योंकि मध्य एशिया यानी जो आप जानते हैं ना, मध्य एशिया के शकों का, क्षत्रपों का, अफगानों का, तुर्कों, ये सब मध्य एशिया में पड़ता है। इनका बराबर आक्रमण होता रहा। चंगेज, तैमूर, इन सभी के बारे में आप सुना होगा, आपने पीछे पढ़ा भी है। तो लेकिन इनके साथ साथ इनका स्थापित कला पर भी इनका थोड़ा सा प्रभाव देखा गया है। कई इमारतों में सफ़ेद तथा लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया, जैसे हुमायूं का मकबरा, ये दिल्ली में जो बना हुआ है, इसमें सफ़ेद और लाल दोनों का मिश्रण है। अब ये देख रहे हैं आगरे में अकबर का मकबरा जो है, सिकंदरा, जो फतेहपुर सीकरी आगरा में बना हुआ है, तो ये देख रहे हैं आप अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। इस तरह से स्थापित कला में अब देखिए पच्चीकारी, पेत्रादूरा, ये क्या है पेत्रादूरा। मुगल शहंशाहों ने संभा इमारतों को सजाने के लिए अर्ध बहुमूल्य पत्थर जैसे नीलमणि, फिरोजा आदि का प्रयोग फूल पत्तियों की आकृतियों तथा ज्यामितीय आकारों को बनाने के लिए किया। सजावट की इस पद्धति को पेत्रादूरा कहते हैं, या एक प्रकार की नक्काशी होती है। जैसे कि अर्ध बहुमूल्य पत्थर, नीलमणि, फिरोजा, फूल पत्तियां, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये ताजमहल में इस तरह की जो पेत्रादूरा पच्चीकारी है, इसको नक्काशी कहते हैं। और ये एतमादुल्ला का मकबरा, इसमें भी आप देख रहे हैं, ये इस तरह की जो बनावट है, डिजाइन है, इसको हम पेत्रादूरा कहते हैं। ये ताजमहल का है, ये एतमादुल्ला का मकबरा, ये आगरा में, ये दोनों। कुछ इमारतों में अरबी भाषा में कुरान की आयतें भी देखने को मिलती हैं। देखिए यहाँ पर जो चित्र बना हुआ है, इसमें ये आयतें लिखी गई हैं अरबी भाषा में। इनकी इमारतों की विशेषता इनका विशाल गुम्बद और मेहराब और दरवाजे तथा ऊंचे चबूतरे होते हैं। ये है शालीमार गार्डन। आगरा स्थित फतेहपुर सीकरी में मुगल सम्राट द्वारा हवा महल। आगरा स्थित फतेहपुर सीकरी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा हवा के लिए बनाए गए पंच महल की सपाट छत को सहारा देने के लिए विभिन्न स्तंभों का, जो विभिन्न प्रकार के मंदिरों के निर्माण में प्रयोग किए जाते थे, इस्तेमाल किया गया है। देखिए यहाँ पर तख्ते था, उसका भी जिक्र किया गया था एक बार, तो उसमें भी आपको पता है 12 खंभे लगाए गए थे। मुगलों ने जल स्रोतों से युक्त कई सुनियोजित बगीचे भी लगवाए। जगह जगह सुंदर फव्वारे भी थे। कुछ मुगल बगीचे जैसे कश्मीर में निशात बाग, पंजाब का पिंजौर बाग और लाहौर का शालीमार बाग प्रसिद्ध है। बहते पानी का उपयोग करना मुगल काल की विशेषता थी, जैसे झरना वगैरह है, बीच में नहर है, बावलियां हैं, इस तरह के। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं चित्रकारी में जो जहांगीर के समय का जो काल था, वो चित्रकारी का सबसे बुलंदियों का समय था। चित्रकारी के क्षेत्र में मुगलों ने विशिष्ट योगदान दिया। उन्होंने भारतीय जीवन से जुड़े प्रसंग तथा प्राकृतिक दृश्यों को
चित्रकारी से समावेश किया, जैसे दरबार, शिकार तथा युद्ध के दृश्यों का। उन्होंने फारसी कथाओं को चित्रित करने के अलावा महाभारत के फारसी अनुवाद, रचनामा के नाम से हुआ महाभारत का अनुवाद, ऐतिहासिक रचना अकबरनामा तथा दूसरी पुस्तकों को चित्रों से सजाया। उन्होंने भारतीय रंगों जैसे मयूरी, नीले रंग तथा लाल रंग का अधिक प्रयोग किया। मुगलों ने अपनी चित्रकारी में ईरानी शैली के सपाटपन के स्थान पर भारतीय कूंची की गुलाई का प्रयोग किया, जिससे त्रिआयामी चित्र बनने लगे। देखिए ये चित्र बना हुआ अकबरनामा में दिखाया गया है। एक अकबर के दरबार का एक दृश्य है। यहाँ पर ये आपका अकबर बैठा हुआ है और ये जो जाली वाला है, संगमरमर की जाली का प्रयोग मुगल काल की ही देन थी। ये देख रहे हैं आप, संगमरमर की जाली जो बनाई गई है, ये मुगल काल की देन थी। एक ही चित्र आप देख सकते हैं तैमूर घराने में, ये त्रिआयामी चित्र है। तैमूर घराने के राजकुमार शीर्षक से बनाया गया चित्र हुमायूं के काल की अनुपम देन है। यह चित्र 1.15 वर्ग मीटर कपड़े पर बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि यह मंगोल परंपरा की देन है। इसमें तंबुओं पर ये चित्र बनाया करते थे। तंबू जानते हैं, कपड़ा होता है मोटा सा, ये आपके अस्थायी जो घर बनाए जाते हैं तंबुओं से ही बनते थे। अब तंबुओं से साथ आपको पता होगा जहांगीर के समय यूरोपियों का आगमन भी प्रारंभ हो गया था, तो भी यूरोपियों का भी चित्रकला पर प्रभाव देखने को दिखाई पड़ता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, अकबर के अधीन पुर्तगाली पादरियों ने दरबार में यूरोपीय चित्रकारी का समावेश किया। उनके चित्रों में दूर दिखने वाली आकृतियों को बहुत छोटा दर्शाने के सिद्धांत को अपनाया गया। इससे आकृतियां अपने सही परिप्रेक्ष्य में सामने आती थी। देखिए ये चित्रकारी आप देख रहे हैं, इसमें आपको चित्र में पीछे दिखाई दे रहा होगा, ये बहुत दूर की वस्तुएं हैं। चूंकि दूर की वस्तुओं को छोटा बनाया गया, जिससे कि वो और सजीव लगती थी। जहांगीर के काल में चित्रकारी विकास की बुलंदियों तक पहुंची। जहांगीर के शासन काल में मनुष्य की एकल आकृतियों और पशुओं की आकृतियों के चित्रण में विशेष प्रगति हुई। यह है मंसूर, एक मंसूर चित्रकार था, उसके साथ बनाया गया चित्र। इसमें जेबरा का चित्र है, चित्तीदार घोड़ा जो बोलते हैं, मंसूर। ये जहांगीर के शासन, जहांगीर के राज्य दरबार में रहता था, बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार था मंसूर। राजस्थानी शैली की चित्रकारी में भारतीय या जैन शैली की पूर्ववर्ती परंपराओं का मिश्रण चित्रकारी की मुगल शैलियों के साथ साथ किया गया है। इसमें पुराने विषयों को भी समावेश किया गया है। इस प्रकार इस शैली की चित्रकारी में शिकार के दृश्यों के अलावा राधा कृष्ण की प्रेमलीला, बारहमासा अर्थात वर्ष के विभिन्न मौसम और रागों के चित्रण को भी स्थान दिया गया। पहाड़ी शैली में भी इन परंपराओं को जारी रखा गया। अब बात आती है संगीत की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, संगीत सांस्कृतिक जीवन का एक और क्षेत्र था। इसमें हिंदुओं और मुसलमानों ने एक दूसरे से सहयोग किया। प्रसिद्ध गायक तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे। उन्होंने अकबर की पुत्री से भी शादी की थी। ध्रुपद गायन शैली में पारंगत तानसेन ने रुद्रवीणा नामक वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था। तानसेन को अनेक रागों की रचना का श्रेय जाता है, जिसमें मियाँ की मल्हार डोड़ी, मियाँ की तोड़ी, मियाँ के सारंग आदि ये इनके रागों का उन्होंने आविष्कार किया। आईने अकबरी में 36 संगीतकारों के नाम हैं। आईने अकबरी में 36 संगीतकारों के नाम हैं। औरंगजेब दरबार द्वारा आयोजित संगीत को पसंद नहीं करता था, परंतु वह कुशल वीणा वादक था। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना औरंगजेब के शासन काल में ही हुई। अब बात आती है साहित्य का विकास। मुगल शासक साहित्य प्रेमी थे। उन्होंने विद्वानों और साहित्यकारों को राजकीय संरक्षण दिया। इस काल में ही फारसी ही राजभाषा थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक के बाबरी तुर्की में लिखी। इस काल में गुलबदन बेगम, अबुल फजल बदायूनी, मोहम्मद कामगार, अब्दुल हमीद लाहौरी आदि ने फारसी में रचनाएं लिखी। अकबर ने अथर्ववेद, महाभारत, हरिवंश पुराण तथा रामायण का फारसी में अनुवाद कराया। शाहजहां का जो पुत्र था दारा शिकोह फारसी और संस्कृत का विद्वान था। उसके सहयोग से उपनिषद और भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया गया। अकबर के समय में हिंदी कविता का सर्वाधिक विकास हुआ। मलिक मोहम्मद जायसी, अब्दुल रहीम खान खाना, नंददास एवं उनके काल के प्रमुख कवि थे। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, अब्दुल रहीम खान खाना, ये रहीम दास जी थे ना, और नंददास।
महाभारत का अनुवाद बदायूं द्वारा रज्मनामा के नाम से किया गया। ये फारसी में महाभारत का जो अनुवाद हुआ है, उस अनुवाद करने वाले थे बदायूनी और उसका नाम था रज्मनामा। इसी काल में स्थानीय कवि भी उभरे, जैसे तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई। बात आती है यातायात की। संस्कृति में यातायात भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटक होता है। यातायात मध्यकाल में यातायात के लिए दो साधन प्रयुक्त होते थे। माल एवं सामान सड़क मार्ग से आता जाता था। इन मार्गों पर दोनों तरफ छायादार वृक्षों की कतार होती थी। यात्रियों की सुविधा के लिए स्थान स्थान पर सराय या विश्राम गृह होते थे। व्यापार हेतु जलमार्ग का भी प्रयोग किया जाता था। कश्मीर, बंगाल, सिंध, वर्तमान उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में नदी या जलमार्ग अधिक उपयुक्त था। यह जलमार्ग जो होता है, जल यातायात कुछ सस्ता होता है। व्यापार की बात आती है। 17वीं शताब्दी के बाद में भारत में व्यापार प्रसार के कई कारण थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण शासन के अंतर्गत देश की राजनीतिक एकता तथा बड़े क्षेत्र में शांति और व्यवस्था की स्थापना थी। मुगलों ने सड़क और सरायों के निर्माण की ओर भी ध्यान दिया, जिससे यातायात में बहुत सी सुविधा हो गई। साम्राज्य में किसी भी वस्तु के आयात के लिए सामान कर निर्धारित किए गए। मुगलों ने शुद्ध चांदी के रुपयों का प्रचलन आरंभ किया। इनके सारे भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मान्यता थी, जिससे भारत के व्यापार को भी बढ़ावा मिला। इस काल में भारत में महत्वपूर्ण व्यवसाय था कपड़े बनाना। सूती कपड़े तैयार करने के केंद्र देश भर में थे। इसके प्रमुख थे गुजरात में पाटन। गुजरात आज भी सूती कपड़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जैसे सूरत, बड़ौदा। उत्तर प्रदेश में बनारस और जौनपुर, बिहार में पटना तथा उड़ीसा के में बंगाल के बहुत से गांव। ढाका जिले का विशेष रूप से अपने मलमल के महीन कपड़े के लिए प्रसिद्ध था। कपड़ों के रंगने का व्यवसाय भी उन्नत था। शाल तथा गलीचा बुनने के व्यवसायों ने अकबर के संरक्षण में उन्नति की। अकबर ने शॉल तथा गलीचा बुनने के निर्माण को, व्यवसाय को बढ़ावा दिया, उसका संरक्षण भी दिया। एक और कारण जिससे भारत का व्यापार बढ़ा हुआ था 17वीं शताब्दी के आरंभ में अंग्रेजों तथा डच व्यापारियों का भारत आना। भारत के व्यापारियों ने इसका स्वागत किया, और क्योंकि इनसे समुद्र व्यापार पर पुर्तगालियों के एकाधिकार को समाप्त करने में सहायता मिली और भारत का यूरोपीय बाजारों के साथ सीधा संपर्क स्थापित हो गया। कुछ जगहों के नाम बता रहे हैं। कालीकट, मछलीपट्टम या मुसलीपट्टम बोलते हैं, हुगली ये बंगाल में पड़ता है, त्रिपुरा, चटगांव ये वर्तमान बांग्लादेश में आता है। इस समय के समृद्ध बंदरगाह थे। यहाँ से भारतीय माल अफ्रीका के समुद्र तट, दमिश्क और सिकंदरिया तथा यूरोप के विभिन्न देशों को ले जाया जाता था। साथ ही यह माल चीन, श्रीलंका, इंडोनेशिया एवं भारतीय टापुओं को जाता था। इन वस्तुओं में गुड़, चीनी, मक्खन, रुई और रुई से निर्मित वस्तुएं, अनाज, तेल, बाजरा, ज्वार, चावल, नील, सुगंधित पदार्थ, कपूर, लौंग, नारियल, चंदन की लकड़ी, अफीम, काली मिर्च, लहसुन प्रमुख थी। इसी प्रकार सोना मुख्यतः द्वीप समूहों चीन, जापान, मोरक्को आदि से तथा मूंगा एवं अन्य रत्न फारस व अरब के राज्य से आते थे। पारा लिस्बन से, सीसा, ऊनी वस्त्र, सिल्क, कॉटन के कपड़े यूरोप से आते थे। जहाँ तक थल मार्ग के व्यापार की बात थी, मध्य एशिया, तिब्बत एवं अफगानिस्तान से मेवे तथा फल, हींग, कस्तूरी, सोना, तांबा, सीसा, शहद, सुहागा, मोम, पक्षी एवं घोड़े आयात किए जाते थे। ये अफगानिस्तान से आते थे। इसी तरह देश के भीतर आंतरिक व्यापार भी उन्नत था। प्रत्येक गांव में एक छोटा सा बाजार होता था। कस्बे के बड़े बाजार समय समय पर लगते थे। फेरी लगाने वाले भी अच्छा व्यापार करते थे। बंजारे दूरस्थ प्रदेशों तथा सेनाओं की आपूर्ति का काम करते थे। कई बार हमें बड़े काफिलों का उल्लेख मिलता है। इसमें माल 40,000 बैलों के ऊपर लदा रहता था। 40,000 बैलों का काफिला। अब आते हैं मुगल काल का मूल्यांकन करते हैं। क्या था? मुगल शासकों ने भारत में सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस दिशा में भक्ति और सूफी संतों के उपदेशों का भी जनता पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। सूफी संतों ने मानव को शांति एवं भाईचारे का संदेश दिया।
इससे हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के निकट आए। सूफी संतों में शेख सलीम चिश्ती, मखदूम शेख, अब्दुल कादिर शाह हुसैन, शेख अब्दुल हक, शेख मोहम्मद गोरी, शेख अहमद सर और शाहवली उल्लाह प्रमुख हैं। इस काल के भक्ति संतों ने सर्वप्रथम गुरु नानक देव हैं। इन्होंने महान सूफी संत शेख फरीद के साथ सत्संग किया। नानक ने जाति भेदभाव तथा बाह्य आडंबर समाप्त करने का प्रयास किया। इसी काल में तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, मलुकदास, दादूदयाल, रज्जब तथा चैतन्य महाप्रभु आदि भक्ति संत हुए। इसी काल में चैतन्य कबीर जैसे संतों ने देश के विभिन्न भागों में इस्लाम और हिंदू धर्म के बीच अनिवार्य एकता पर बल दिया और धार्मिक पुस्तकों के शाब्दिक अर्थों के बजाय प्रेम तथा भक्ति पर आधारित धर्म पर बल दिया। मुगल बादशाह सभी धर्मावलंबियों को एक समान देखते थे। हुमायूं सूफी संतों के धार्मिक विचार विमर्श करते थे। अकबर ने प्रशासन में योग्यता अनुसार सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व दिया। सुलह कुल की नीति अपनाई थी, बताया था इसमें आपको। अकबर ने अपनी प्रजा को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। अधिकांश मुगल बादशाहों ने हिंदू मंदिरों और मठों को अनुदान दिया। मुगल शासकों ने संस्कृत साहित्य का फारसी में अनुवाद करा के स्थानीय भाषाओं के साहित्य को संरक्षण देकर धार्मिक सहिष्णुता की अधिक उदार नीति अपनाकर और दरबार तथा सेना में हिंदुओं को महत्वपूर्ण पद देकर हिंदुओं और मुसलमानों में पारस्परिक समझ पैदा करने की कोशिश की। सूफी संतों के आगमन ने धीरे धीरे हिंदू धर्म और इस्लाम के मूलभूत सिद्धांतों को बेहतर समझ पैदा की और बताया दोनों में काफ़ी कुछ समानता है। इसमें पारस्परिक सद्भाव और सहिष्णुता की भावना का विकास हुआ। उन्होंने क्षेत्रीय भाषा और साहित्य के विकास में भी योगदान दिया। प्राचीन भारत में विदेशी धर्म प्रचारक भारत में धर्म प्रचार करने के लिए आए तथा भारतीय धर्म प्रचारक भी विदेशों में गए। मुगल काल में भी बाहर से विदेशी धर्म प्रचारक भारत में आए। तकनीक और प्रौद्योगिकी, क्योंकि यह समाज के विकास का प्रमुख आधार होते हैं और इससे ही मनुष्य का समाज का आर्थिक विकास होता है। देखिए, समय के साथ साथ मध्यकालीन भारत में वार्षिक कैलेंडर के निर्धारण, प्रमुख पर्वों, त्योहारों, ग्रहणों, ज्योतिषों व ग्रहों नक्षत्रों के निर्धारण में खगोल की उपयोगिता थी। शेर ए मंडल, इसको शेरशाह ने बनवाया था, कि तीसरी मंजिल पर हुमायूं द्वारा विकसित वेधशाला एवं पुस्तकालय थे। ग्रहों एवं ज्योतिष में उसका व्यक्तिगत ज्ञान अधिक था। अकबर के काल में वाराणसी यानी बनारस की वेधशाला का निर्माण उसके निर्देशानुसार हुआ। अकबर ने एक नवीन कैलेंडर का निर्माण किया जिसे इलाही संवत का नाम दिया गया। इसकी शुरुआत उसके शासनकाल के प्रथम दिन से ही मानी गई। इतिहासकारों के अनुसार तुर्क और मुगल शासकों का समुद्र से कोई संबंध नहीं था। मुगलों ने विदेश व्यापार का महत्व दिया, इसलिए यूरोपीय और व्यापारिक कंपनियों को संरक्षण और समर्थन भी दिया, परंतु यह राष्ट्र के विकास में नौसेना की शक्ति की महत्ता को नहीं समझ सके। भारतीय शिल्पी जहाज निर्माण जैसे क्षेत्रों में यूरोपीय शिल्पियों की नकल करते थे। भारतीय कारीगर काफी कुशल थे, लेकिन यांत्रिक क्षेत्र में यूरोपीय कारीगर उनसे आगे थे। मुगल कालीन शासकों ने नौसैनिक क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया था, जबकि यूरोपियन नौसैनिक क्षेत्र में मुगलों से अग्रणी थे। तोपखाने के क्षेत्र में यूरोपीय भारतीयों से श्रेष्ठ थे। मुगल सेना के पास भारी तोपें थीं, जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना कठिन होता था, तथा उनके पास कुछ हल्की तोपें भी हुआ करती थीं। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने मुगल तोपखानों के लिए कहा कि हल्की तोपें रकाब तोपों की तरह थीं और बहुत अच्छी थीं। यूरोप में 17वीं शताब्दी में बंदूक का इस्तेमाल होने लगा, जबकि भारत में 18वीं शताब्दी में बंदूक का प्रयोग आरंभ हुआ। देखिए यहाँ पर चित्र दिखाया गया है। मुगल सेना द्वारा सर पर प्रयोग किया गया लोहे का टोप, और ये जो है बारूद रखने का मुगल कालीन बर्तन, इसमें बारूद को संभाल कर रखा जाता था। अब बात आती है आर्थिक स्थिति की। देखिए मुगल काल में आर्थिक विकास में और अधिक प्रगति हुई। व्यापार और वस्तु निर्माण का विस्तार हुआ। खेतीबाड़ी में भी सुधार हुए, परंतु यूरोप की तुलना में भारत न केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बल्कि
अन्य मामलों में पिछड़ा ही रहा। माल का ज़्यादातर निर्माण छोटे पैमाने पर ही किया जाता था। मशीनों का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया और कारीगर सरल से सरल औजारों से ही काम करते रहे। नतीजा यह हुआ कि कोई कारीगर चाहे जितना भी कुशल रहा हो, उसकी उत्पादन क्षमता निम्न कोटि की ही रही। 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी में दादनी प्रथा का प्रचलन हुआ। दादनी एक प्रथा थी जिसमें कारीगरों को व्यापारी पूंजी दे दिया करते थे माल के, और बाद में उनसे माल ले लिया करते थे, जिससे कारीगर जो थे व्यापारियों के मोहताज हो गए। इसके अनुसार देसी विदेशी दोनों व्यापारी कारीगरों को काम करने के लिए थोड़ी बहुत पूंजी दे दिया करते थे। जब वे माल तैयार कर लेते थे तो उनसे ले लेते थे माल। इससे कारीगर इन लोगों के ही मोहताज हो गए। इन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भारत को जीतने और उसे एक उपनिवेश बना देने में कामयाबी हासिल की। अब भारत पूरब का कारखाना होने की बजाय पश्चिम के लिए कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बन गया था। अब और जानिए, उस समय भारत में छापे खाने का आविष्कार नहीं हुआ था, परंतु मुगल कालीन लेखन कला उच्च कोटि की थी। इस समय 8 प्रकार की सुलेखन शैली का प्रचलन था। मुगल कालीन शासकों ने मदरसों एवं मकतबों के माध्यम से शिक्षा पर भी जोर दिया। अकबर ने गणित, खगोल विद्या, आयुर्विज्ञान, दर्शन, तर्कशास्त्र जैसे विषयों के अध्ययन के प्रसार के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। अब अंतिम पॉइंट और देख लेते हैं एक बार। इस सब्जियों के बारे में ये बहुत अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत सामान्य लगते हैं लेकिन कठिन मालूम पड़ते हैं। मुगल काल तक भारत में आलू, कद्दू, टमाटर, मटर, हरी मिर्च, अमरूद, सीताफल उगते थे ही नहीं थे। क्या क्या नहीं था? आलू, कद्दू, टमाटर, मटर, हरी मिर्च, अमरूद और सीताफल। क्या था उस समय? ये सब दक्षिण अमेरिका की सब्जियां व फल हैं जो मुगल काल के अंत में यूरोप के व्यापारी भारत लाए। लेकिन सेम, पालक, शकरकंद, तोरई, करेला, लौकी, भिंडी तथा बैंगन जैसी सब्जियां और केला, आम, तरबूज, बेर, अंगूर, अनार जैसे फल खूब होते थे। छापा खाना किसे कहते हैं? प्रेस को, जहाँ पर कोई चीज छापी जाती, लिखने वाली, पढ़ने वाली। बस। ज्योतिषी, ग्रहों एवं नक्षत्रों के आधार पर की जाने वाली भविष्यवाणी। स्थापत्य कला, इमारतों आदि की निर्माण की कला स्थापत्य कला कहते हैं। दरगाह, सूफी संतों की कब्र पर बना जो स्मारक होता है उसको दरगाह कहा जाता है। अब आते हैं प्रश्न के बारे में। मुगल कालीन एक प्रसिद्ध गायक का नाम लिखिए भैया, पता होगा सभी को, इसमें तानसेन कहते थे इनको। तो ये था। मुगलों के समय फारसी और हिंदी साहित्य में क्या विकास हुआ? देखिए, हिंदी साहित्य का अनुवाद फारसी में किया गया। अधिकतर पुस्तकों का, रामायण, महाभारत, उपनिषदों का। मुगल कालीन स्थापत्य कला पर प्रकाश डालिए। देखिए, मुगल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मुगल कालीन स्थापत्य कला, ये सब आगरे का किला, दिल्ली का किला, आगरे का ताजमहल, सिकंदरा, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा, ये सब मुगल कालीन स्थापत्य कला में थे। वहां पर देखिए आपको पेता ज्यूरा, एक नक्काशी का काम दिखाया गया। ताजमहल पर भी पत्तियों के द्वारा या अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के द्वारा उन पर नक्काशी की जाती थी। जाली, एक पेंटिंग, चित्रकला, ये सभी था। मुगल काल में सामाजिक सांस्कृतिक समयन के विषय पर संक्षेप में लिखिए। देखिए, सामाजिक क्या है? देखिए, मुगल जो इस्लाम संस्कृति थी वो भारतीय संस्कृति से प्रभावित हुई, भारतीय संस्कृति थी वो इस्लामी संस्कृति से प्रभावित हुई, और उस समय ईरानी और उसका मध्य एशिया का प्रभाव भी देखने को मिला। कुछ बाद में जब यूरोपीय आए तो यूरोपियों का भी प्रभाव भारतीय संस्कृति पर कुछ पड़ा। शाहजहां कालीन प्रमुख इमारतों का वर्णन कीजिए। शाहजहां का भैया देखो, आगरे का ताजमहल, ठीक, दिल्ली का लाल किला, और मोती मस्जिद, है ना, वो तो मोती मस्जिद तो औरंगजेब ने बनवाई थी। तो इस तरह से दारा शिकोह द्वारा फारसी में अनुदित पुस्तकों का नाम बताइए। देखिए, दारा शिकोह ने क्या किया था, उसका 52 उपनिषदों का, गीता का, इन सभी का फारसी में अनुवाद किया था। महाभारत का, जिसका रजनामा नाम था। अब यहाँ जोड़े मिलाते हैं, तो जोड़े में क्या है देख सकते हैं आप। बुलंद दरवाजा, ये बुलंद दरवाजा क्या था? फतेहपुर सीकरी में था। ताजमहल कहाँ बना? आगरा में। तुजुक ए जहांगीरी, ये जहांगीर की आत्मकथा थी। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी, और रजनामा जो थी महाभारत की
फारसी अनुवाद को कहते हैं रज़्मनामा। तो वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम इसके प्रश्नोत्तर भी आपके लिए लेकर के आएंगे। धन्यवाद।